नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 25 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, परिणामित्र में हिस्टैरिसीस हानि उचित यानी किसका प्रयोग करके कम की जा सकती है। यानी जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें हिस्टैरिसीस हानि को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील या उच्च आवृत्तियों में फेरिट कोर प्रयोग की जाती है। यानी जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की या फेरिट की कोर या एयर कोर प्रयोग करके हम हिस्टैरिसीस हानि को कम कर सकते हैं। तो कोर को परिवर्तित करके यानी कोर के पदार्थ को परिवर्तित करके हम कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, वाइंडिंग को यानी प्रयोग से नहीं, बाहर नहीं, कोर में पदार्थ को परिवर्तित करने से सही है, लेमिनेशन की मोटाई नहीं, कुंडली की संख्या नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोर में जो पदार्थ है का यानी उचित कोर पदार्थ का प्रयोग करके हम कम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर में पदार्थ, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, IGFET यानी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है। अब देखो IGFET मोसफेट का ही नाम है, यानी मोसफेट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी मोसफेट का हो चाहे IGFET का हो एक ही है। तो यह किसका एक डिवाइस है। ऑप्शन देखो, रेखिक हाफ पावर 3/2 पावर ला स्क्वायर नियम व्यस्त नियम, तो स्क्वायर नियम डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर नियम। कई बार पूछ लेते हैं कि एपीटी में परत कितनी होती है, सॉरी IGFET या मोसफेट में कितनी परत होती है। तो परतों की संख्या पूछे तो 3। और पीएन संगम के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो पीएन संगम के बारे में पूछे तो 2 पीएन संगम होते हैं। कई बार संयोजक सिरे भी पूछ लेते हैं कि मोसफेट या IGFET में संयोजक सिरे कितने होते हैं। तो 3 संयोजक सिरे होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो इस प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक IGFET स्क्वायर नियम डिवाइस है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा का रिकॉर्ड करता है। यानी जो ऊर्जा मीटर है वो ऊर्जा को किस में रिकॉर्ड करता है, किलोवाट घंटा में रिकॉर्ड करता है, यानी यूनिट में, या यूनिट को हम KWH यानी किलोवाट हावर कहते हैं। तो ये किलोवाट घंटा में ऊर्जा का रिकॉर्ड करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। किस में, ए ऑप्शन में देखो किलोवाट घंटा। तो राइट आंसर हो गया ए, किलोवाट घंटा में रिकॉर्ड करता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी भी भार को जोड़ने के बिना भी ऊर्जा मीटर की डिस्क घूर्णन हो रही है तो इस त्रुटि को हम क्या कहेंगे। कई बार क्या होता है कि हम ऊर्जा मीटर के आगे भार नहीं लगा रहे हैं फिर भी उसकी चक्ति धीरे घूर्णित हो रही है, तो इस त्रुटि को हम क्रिपिंग त्रुटि या रेंगन त्रुटि कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, गति त्रुटि नहीं, रेंगन त्रुटि, यानी रेंगन त्रुटि को चाहे क्रिपिंग त्रुटि को, ये एक ही है। फेज त्रुटि नहीं, घर्षण त्रुटि नहीं, वोल्टेज त्रुटि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिना भार पर भी ऊर्जा मीटर की चक्ति हल्की घूम रही है तो इसे हम रेंगन या क्रिपिंग त्रुटि कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, रेंगन त्रुटि। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्मन न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। यानी ये कपलिंग के बारे में पूछा है कि आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्मन यानी कपलिंग न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। यानी बहुत कम हस्तक्षेप, यानी जहां आवर्ती प्रतिक्रिया यानी आवर्ती हो, उच्च आवर्ती हो, उस प्रकार के एम्पलीफायरों में न्यूनतम हस्तक्षेप यानी जो 2 स्टेज को हम जोड़ते हैं तो न्यूनतम हस्तक्षेप किस में उत्पन्न होता है, RC युग्मन यानी RC कपल्ड में, प्रतिबाधा युग्मन, डायरेक्ट कपलिंग, ट्रांसफार्मर द्वारा कपलिंग, इनडायरेक्ट कपलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कपलिंग, यानी डायरेक्ट कपल्ड कर रहे हैं, यानी एम्पलीफायर की 2 स्टेज को हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट कपलिंग कर रहे हैं, तो वहां न्यूनतम हस्तक्षेप होगा आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ। तो राइट आंसर हो गया सी, डायरेक्ट कपलिंग। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम डिस्क पर छिद्र क्यों किए जाते हैं। यानी एल्यूमिनियम डिस्क यदि जो चक्ति है
ऊर्जा मीटर की शक्ति है वो बिना बार पर ही गुणित हो रही है, जिसे हम रेंगन त्रुटि या क्रिपिंग त्रुटि कहते हैं। तो इसको कम करने या रोकने के लिए एल्यूमिनियम की डिस्क पर छिद्र किए जाते हैं, यानी क्रिपिंग त्रुटि को रोकने के लिए एल्यूमिनियम की शक्ति पर डिस्क यानी जो एल्यूमिनियम की डिस्क है उस पर छिद्र किए जाते हैं। तो ऑप्शन देखो, रेंगन रोकना सही है, ऊष्मा कम करना नहीं, घर्षण कम करना नहीं, प्रतिरोध कम करना नहीं, डिस्क का वजन कम करना ये भी नहीं। तो इस रेंगन त्रुटि या हम क्रिपिंग त्रुटि कहते हैं, इसको कम करने या रोकने के लिए एल्यूमिनियम जो डिस्क होती है या चक्की होती है उस पर छिद्र किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, धारा परिणामीतर का द्वितीयक क्या होता है, यानी जो करंट ट्रांसफार्मर है सीटी है, सीटी की सेकेंडरी क्या होगी। ऑप्शन देखो, मोटे गेज के अधिक मोड़, यानी मोटा तार के ज्यादा लपेटना नहीं, पतले गेज के कम मोड़, पतले गेज के कम नहीं होते ज्यादा मोड़ होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मोटे गेज के कम मोड़, यानी मोटे तार के कम लपेटे नहीं, पतले तार के ज्यादा लपेटे थे। अगला क्या है, पतले गेज के अधिक मोड़, पतले तार के ज्यादा लपेटन, तो ये सही है, यानी पतले तार के ज्यादा लपेटन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पतले गेज के अधिक लपेटन। तो राइट आंसर हो गया डी, यानी जो करंट ट्रांसफार्मर है उसमें पतले गेज के अधिक लपेटन होते हैं सेकेंडरी के अंदर, और प्राइमरी में पूछ ले तो मोटे तार का एक लपेटन, यानी एक ही टर्न होता है मोटे तार के, या कुछ टर्न्स भी कह सकते हैं इसे। तो प्राइमरी में केवल एक टर्न और सेकेंडरी में पतले तार के अधिक टर्न। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी। क्या दे रखा है कि 1000 वाट का बल्ब P बराबर दे रखा है, या शक्ति बराबर दे रखा है 1000 वाट, और समय दे रखा है 1 घंटा। समय बराबर क्या दे रखा है 1 घंटा। तो यूनिट या ऊर्जा खपत क्या होगी, ऊर्जा खपत क्या होगी, क्या होगी ज्ञात कीजिए। ऊर्जा खपत यानी यूनिट बराबर क्या होता है, यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा बटा 1000। वाट कितना है 1000 वाट है, तो 1000 घंटा 1 बटा 1000, तो क्या हो जाएगा 1000 से 1000 घटा 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 1 के WH, यानी ऊर्जा खपत क्या होगी 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट खपत होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक किस में है, सी ऑप्शन में देखो 1 kWh होगी। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से संबंधित शब्द है जहां एक प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन एक वोल्टेज को दूसरे में उत्प्रेरित करने का कारण बनता है। यानी किसी इंडक्टर में करंट में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पास वाले इंडक्टर में विद्युत वाहक बल प्रेरित का कारण बन जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे, यानी पारस्परिक प्रेरण कहेंगे। और यदि ये पूछ लेता है कि उसी में विद्युत वाहक बल बनने का कारण बन जाता है, यानी एक इंडक्टर के अंदर धारा में परिवर्तन हो रहा है, धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी के अंदर, उसी चालक के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए तो उसे तो हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। और दूसरे चालक के अंदर यानी करंट के एक वोल्टेज को दूसरे में उत्प्रेरित करने का कारण बन जाता है, तो इसे पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस या हम अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारस्परिक प्रेरकत्व है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी पारस्परिक प्रेरकत्व कहो, चाहे अन्योन्य प्रेरण कहो, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहो, एक ही है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक सप्लाई आवृत्ति है, भारत की मानक सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है, भारत में है 50 हर्ट्ज, यानी 50 चक्र प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो गया सी, सी में है देखो 50 हर्ट्ज, तो राइट आंसर हो गया सी 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबक आमतौर पर किसके बने होते हैं, यानी कई उपकरणों में हम स्थायी चुंबक लगाते हैं
तो कह रहा है कि यह स्थायी चुम्बक किसका बनाया जाता है। स्थायी चुम्बक या तो एल्निको या एल्कोनेक्स के बनाए जाते हैं। एल्निको में क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा होता है, यानी एल्निको में एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा होता है। एल्कोनेक्स के अंदर एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, तांबा व लोहा होता है। तो या तो एल्निको या एल्कोनेक्स इनके बनाए जाते हैं। अब ऑप्शन देखो, कच्चा लोहा नहीं, इस्पात नहीं, एल्निको सही है, वायु मिश्रण धातु नहीं, एल्यूमिनियम नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्निको, क्योंकि एल्निको एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट व लोहा का मिश्रण है। तो इससे का उपयोग हम स्थायी चुम्बक बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी, एल्निको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका माप मल्टीमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी मल्टीमीटर द्वारा हम क्या माप सकते हैं, मल्टीमीटर को एवीओ मीटर भी कहते हैं, एका से एम्पियर, विका से वोल्टेज और कम से ओम्स। यानी एम्पियर यानी डीसी की कम मान की डीसी धारा का मापन कर सकते हैं, वोल्टता का मापन कर सकते हैं और प्रतिरोध यानी ओम का मापन कर सकते हैं। अब ऑप्शनों में देखो, धारा का मापन कर सकते हैं, वोल्टेज इसका भी मापन कर सकते हैं, धारिता यानी कैपेसिटेंस इसका मापन नहीं कर सकते, प्रतिरोध इसका मापन कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया कि मल्टीमीटर के द्वारा धारिता का मापन नहीं किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, धारिता। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र वाइंडिंग से जुड़ा होता है, पीटी से मापक यंत्र किस प्रकार जोड़ते हैं। यानी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसके अंदर कह रहा है कि मापक उपकरण, मापने वाला यंत्र किस प्रकार जोड़ा जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यह हो गया पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं उच्च वोल्टता की लाइनों की वोल्टता मापने के लिए, और इसकी जो सेकेंडरी होती है इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाकर मापन करते हैं। यानी सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी को माध्यमिक वाइंडिंग भी कह सकते हैं, कई बार माध्यमिक लिखा होता है वो भी सही है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाकर इसकी उच्च वोल्टता की लाइनों की वोल्टता मापी जाती है। कई बार सीटी के बारे में भी पूछ लेते हैं। सीटी होती है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी में केवल एक लपेटन और सेकेंडरी के अंदर अनेक लपेटन। इसमें भी एम्पियर मीटर लगाते हैं और वो भी समांतर क्रम में। करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च धारा वाली लाइन यानी ज्यादा मान की धारा है उसको मापने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। सीटी के साथ जो एमीटर लगाते हैं वो समांतर क्रम में लगाते हैं। यानी वैसे तो हम बाहर के साथ श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर लगाते हैं, जबकि सीटी के साथ हम एम्पियर मीटर लगा रहे हैं तो वो सीटी के जो सेकेंडरी सिरे हैं उसके साथ समांतर क्रम में एम्पियर मीटर लगाएंगे। तो ये पीटी के बारे में पूछ रहा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ समांतर क्रम में लगाएंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को दूसरे शब्दों में हम माध्यमिक वाइंडिंग भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्यमिक वाइंडिंग। कौन सा है, ए में देखो प्राथमिक, बी में देखो माध्यमिक, उच्च वोल्टेज, अनग्राउंडेड, सिंगल। तो राइट आंसर क्या हो गया, माध्यमिक वाइंडिंग, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामोमीटर वाट मीटर में निश्चित कुंडली क्या होती है। डायनामो प्रकार का वाट मीटर है, यानी डायनामो मापी प्रकार का वाट मीटर के अंदर एक तो होती है प्रेशर कॉइल और एक होती है करंट कॉइल। यानी करंट कॉइल या धारा कुंडलन हम कह सकते हैं। धारा कुंडलन स्थिर होती है और प्रेशर कॉइल गतिशील होती है, यानी मूविंग प्रकार की होती है। यानी प्रेशर कॉइल को या दाब कॉइल को, दाब कॉइल तो होती है गतिशील और प्रेशर जो करंट कॉइल होती है या धारा कॉइल या ये होती है स्थिर। तो यही पूछ रहा है कि निश्चित कुंडली क्या होती है, स्थिर कॉइल कौन सी होती है, स्थिर कॉइल धारा कुंडली होती है। तो राइट आंसर हो गया धारा कुंडली, यानी करंट कॉइल जिसे हम सीसी भी कहते हैं, करंट कॉइल। तो राइट आंसर हो गया बी, धारा कुंडली। अगला क्वेश्चन है, 50 ओम प्रतिरोध वाले श्रेणी में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी प्रतिरोध की शक्ति खपत क्या होगी। यानी P का मान क्या होगा, क्या क्या दे रखा है देखो। कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध वाले R बराबर है 50 ओम प्रतिरोध वाले श्रेणी में 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। V बराबर है 20 वोल्ट। तो प्रतिरोध की शक्ति खपत P बराबर क्या होगा।
तो सूत्र क्या है, यानी आर वी और पी इनमें क्या संबंध है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी का मान क्या है 20 वोल्ट, तो वी का स्क्वायर हो गया तो 20 इंटू 20 बटा आर। आर का मान कितना है 50, 0 4 4 दूनी 8 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 वाट। किस में है देखो, ए ऑप्शन में देखो 8 वाट, तो राइट आंसर हो गया ए 8 वाट। शक्ति का फतेह 8 वाट होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होता है। जो दिए हुए इनमें से सबसे कम शुरुआती टॉर्क किस में होगा, यूनिवर्सल मोटर यानी सार्वत्रिक मोटर या एसी श्रेणी मोटर कहते हैं, नहीं एसी श्रेणी मोटर में तो सर्वाधिक टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क। छायांकित पोल शेडेड पोल मोटर सही है, क्योंकि शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है और इसकी दक्षता भी बहुत कम होती है, लगभग 5% से 35% के आसपास होती है। तो छायांकित पोल की मोटर का शुरुआती टॉर्क कम होता है। संधारित्र चलित मोटर नहीं, प्रतिकृति प्रेरण मोटर, स्प्लिट फेज मोटर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस शुरुआती टॉर्क इनमें से जो शेडेड पोल या छायांकित पोल हम कह सकते हैं, छायांकित पोल का हो या शेडेड पोल मोटर का हो, कि इसका शुरुआती टॉर्क कम होता है। तो राइट आंसर हो गया बी छायांकित पोल मोटर। अगला क्वेश्चन है, छायांकित पोल मोटर की दक्षता किस सीमा होती है। देखो ये आ गया प्रश्न कि शेडेड पोल या छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या होती है। तो शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5% से 35% के आसपास होती है। ऑप्शन देखो 80 से 95% नहीं, 5 से 35 सही, 50 से 70 नहीं, 70 से 80 नहीं, 95 से 100 नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेडेड पोल यानी छायांकित पोल मोटर की दक्षता 5% से 35% होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एससीआर में कितनी परत वाला अर्धचालक डिवाइस है, यानी एससीआर में कितनी परतें होती है। यानी कई बार तो पूछ लेते हैं पीएन जंक्शन कितने होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि परत कितनी होती है। तो एससीआर में 4 परत होती है। देखो एक एससीआर है, इसके अंदर 4 परत होती है, पी एन। एक यहाँ से संयोजक सिरे पूछ ले तो 3 संयोजक सिरे होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। यानी ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया गेट। परत पूछे तो 1 2 3 और 4 परत हो गई 4। पीएन जंक्शन पूछे तो 3, एक तो पीएन जंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये 3, यानी पीएन जंक्शन पूछे तो 3। संयोजक सिरे पूछे तो 3, एनोड, कैथोड और गेट। कई बार प्रतीक भी पूछ लेते हैं, प्रतीक पूछे तो इस प्रकार से ये हो गया प्रतीक, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया गेट। तो कई बार प्रतीक भी पूछ लेते हैं। तो ये हो गया प्रतीक एससीआर का एनोड के। तो इसमें क्या पूछा है, परत पूछे तो परत हो गई 4, यानी 4 परत। संगम पूछे तो 3 पीएन जंक्शन है, संयोजक सिरे पूछे तो भी 3। तो इसमें परत पूछिए तो राइट आंसर हो गया डी, यानी डी में है ना 4, तो डी ऑप्शन सही होगा 4 परतें। अगला क्वेश्चन है, एक पॉलीपेज प्रेरण मोटर आमतौर पर होती है, एक बहुकला यानी पॉलीपेज का क्या बहुकला मोटर आमतौर पर होती है। ऑप्शन देखो, स्वयं शुरू होती है सही है, तेजी से शुरू होती है, नेट सेल्फ शुरू होती है, धीमी गति से शुरू होती है, केवल एक स्प्लिट फेज से शुरू होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं शुरू होती है। यानी एक पॉलीपेज या बहुफेज मोटर है, इंडक्शन मोटर है, वो स्वतः स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका आमतौर पर लाभ है इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्वयं शुरू होती है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में जुड़े 47 ओम, 20 ओम, 33 ओम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब कौन कौन से हैं 3 प्रतिरोधक, मान लो ये 3 प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध RT क्या होगा ज्ञात करना है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इनका मान कह रहा है 47 ओम है,
इसका मान कह रहा है 20 ओम है और इसका मान कह रहा है 33 ओम है। पूछा है कि कुल प्रतिरोध RT बराबर क्या होगा। तो सूत्र क्या है, RT बराबर है श्रेणी क्रम में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान क्या है 47, R2 का मान क्या है 20, R3 का मान क्या है 33। तो कितना हो जाएगा 47, 47 और 33, 80 80 20 100, कितना हो गया 100। तो इसका मिश्रण का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, यानी कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 100 ओम। किस में है, ई ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया ई 100 ओम। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।